नमस्कार। चलिए सीधे पिच पर आते हैं। आज हम 2026 के मार्केट को सामने रखकर एक गहरी और तेज तरार पारी खेलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है वो अगले 2-3 साल में कौन से सेक्टर और कौन सी कंपनियां फ्रंट फुट पर खेल सकती हैं, इसका एक पूरा खाका तैयार करता है। आज का गेम प्लान बिल्कुल साफ है। हम 2 तरह के खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे। पहले वो जो फंडामेंटली मजबूत है, जिनके ऊपर कोई कर्ज का बोझ नहीं है। सही बात है। और दूसरे वो जो भारत के लिए एआई का पूरा स्टेडियम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चार्टर्ड ऑन ग्रुप और श्री सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतनी सीधी और सरल भाषा में चीजों को समझाने की ये शानदार पहल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया जो पूरे फोकस के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि आज की हमारी सारी बातचीत सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दिए गए स्रोतों में भी ये साफ लिखा है कि इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह न समझा जाए। मतलब कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना हमेशा समझदारी होती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। पहला हिस्सा, जैसा हमने कहा, उन कंपनियों के बारे में है जो कैश के पहाड़ पर बैठी हैं। मतलब जीरो कर्ज। हाँ, कर्ज या तो है ही नहीं या नाम मात्र का है। और यहाँ फोकस डिफेंस, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर रहेगा, जो 2026 तक ट्रेंड में रह सकते हैं। तो लिस्ट में पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी BEL। अच्छा, BEL। ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी है। जब हम मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो BEL मतलब उस कहानी का एक मुख्य किरदार है। रडार से लेकर मिसाइल सिस्टम्स तक ये सब कुछ बनाते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात इनकी बैलेंस शीट है। ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है और इनके पास भारी कैश रिजर्व्स हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने विकास के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जो किसी भी मुश्किल दौर में इसे एक मजबूत पकड़ देता है। सोर्स में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है, इनका ऑर्डर बुक टू बिल अनुपात। ऑर्डर बुक टू बिल अनुपात, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, इसे ऐसे समझें कि कंपनी के पास अगले 3 से 4 साल का काम पहले से ही कंफर्म है। अरे वाह, मतलब अगले 3-4 साल का रेवेन्यू तो लगभग लॉक इन है। बिल्कुल। मतलब कमाई की विजिबिलिटी बहुत साफ है और बाजार को यही निश्चितता पसंद है। इसी वजह से मार्केट इसे इतनी ज्यादा वैल्यू देने को तैयार है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो इनका ग्रोथ ड्राइवर सिर्फ डिफेंस नहीं है। मुझे लगा था ये पूरी तरह से सरकारी रक्षा सौदों पर ही निर्भर होंगे। नहीं, यही तो कहानी बदल रही है। 2026 के लिए इनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि निर्यात के बढ़ते ऑर्डर और नॉन डिफेंस बिजनेस में इनका विस्तार है। नॉन डिफेंस जैसे कि ईवी बैटरी के कंपोनेंट्स, मेट्रो रेल के सिग्नलिंग सिस्टम और यहाँ तक कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कदम रख रहे हैं। अच्छा। तो ये एक पुरानी भरोसेमंद डिफेंस कंपनी से एक डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की राह पर हैं। चलिए, अगला नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, कैस्ट्रोल इंडिया। हाँ, ये नाम सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। जब भी मैं ये नाम सुनता हूँ, मेरे दिमाग में गाड़ी के इंजन ऑयल के अलावा कुछ नहीं आता। ये तो एक बहुत पुरानी, लगभग उबाऊ कंपनी लगती है। ये हमारी 2026 की लिस्ट में क्या कर रही है? यही तो सबसे मजेदार बात है। कैस्ट्रोल एक क्लासिक पिक्स एंड शवल्स प्ले का उदाहरण बन रहा है। पिक्स एंड शवल्स? हाँ, मतलब एआई की इस गोल्ड रश में हर कोई सोना यानी एआई चिप्स और सॉफ्टवेयर खोज रहा है। लेकिन कैस्ट्रोल फावड़े और कुदाल बेच रहा है, यानी वो चीजें जिनकी जरूरत हर सोना खोजने वाले को पड़ेगी। अच्छा। वे अब सिर्फ इंजन ऑयल तक सीमित नहीं है। वे ईवी गाड़ियों के लिए खास तरह के फ्लूइड्स और सबसे जरूरी डेटा सेंटर्स के लिए इमर्शन कूलिंग फ्लूइड्स बना रहे हैं। इमर्शन कूलिंग फ्लूइड्स? हाँ, एआई सर्वर्स इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें हवा से ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें खास लिक्विड में डुबोकर ठंडा किया जाता है और कैस्ट्रोल वही लिक्विड बना रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी के लिए डेटा सेंटर कूलिंग जैसे हाईटेक बिजनेस में उतरना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या उनके पास सही R&D और टैलेंट है इस काम के लिए? ये सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक बड़ा बदलाव है, इसमें समय लगेगा। लेकिन कैस्ट्रोल की पेरेंट कंपनी BP ग्रुप इस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर भारी निवेश कर रही है। अच्छा, तो ग्लोबल सपोर्ट है? हाँ,
तो कैस्ट्रॉल इंडिया को ग्लोबल R&D का पूरा फायदा मिलेगा। और उनके फंडामेंटल्स देखिए, शून्य कर्ज, अच्छा PE अनुपात और एक शानदार डिविडेंड यील्ड जो निवेशकों को एक सुरक्षा देती है। ये एक वैल्यू स्टॉक है जो अब ग्रोथ की कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। ये एक धीमा लेकिन स्थिर दांव हो सकता है। चलिए, BEL तो हुई देश की सुरक्षा की बात। अब एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो हमारे आपके पैसों की सुरक्षा से जुड़ी है, CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हाँ, इसकी ग्रोथ तो सीधे सीधे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कहानी से जुड़ी है ना? बिल्कुल। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग ज्यादा बचत करेंगे और ज्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश करेंगे। और हर नए निवेशक को एक डीमैट अकाउंट चाहिए। एग्जैक्टली। और भारत में ये काम मुख्य रूप से 2 ही कंपनियां करती हैं, CDSL और NSDL। इसे डुओपोली कहते हैं। मतलब बाजार में सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी, कंपटीशन बहुत कम है। हाँ, तो CDSL हर नए खुलते डीमैट अकाउंट से और स्टॉक मार्केट में होने वाले हर सौदे से एक छोटी सी फीस कमाता है। स्रोत इसे एक प्योर फ्री कैश फ्लो मशीन कहता है। फ्री कैश फ्लो मशीन, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें कोई बड़ी फैक्ट्री या भारी भरकम मशीनें नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, एसेट लाइट मॉडल है। बिल्कुल। एक बार टेक्नोलॉजी सेट हो गई तो हर नए ग्राहक को जोड़ने की लागत बहुत कम होती है। इसलिए जो भी पैसा आता है वो लगभग शुद्ध मुनाफा होता है। इनका PE अनुपात थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल को देखते हुए ये जायज लगता है। डुओपोली सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें रेगुलेशन का खतरा हमेशा बुना रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में सरकार इनकी कमाई पर कोई सीमा लगा दे? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी यही है। सेबी इन पर कड़ी नजर रखती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन निवेशकों को इस रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी भारत में इक्विटी में निवेश अभी भी बहुत कम है। ग्रोथ की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि मतलब बिजनेस के बढ़ने की संभावना बहुत मजबूत दिखती है। तो ये तो हुई वो कंपनियां जो आज मजबूत हैं और भविष्य के लिए तैयार हो रही हैं। लेकिन एक ट्रेंड ऐसा है जो इन सबसे बड़ा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI सिर्फ कोड या सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे चलाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री लगती है। सही कहा। अब हम उन कंपनियों की बात करेंगे जो भारत में AI की ये फैक्ट्री बना रही हैं, ईंट से ईंट जोड़कर। ये बिल्कुल सही तरीका है इसे देखने का। AI को 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। कंप्यूट यानी दिमाग, जो सर्वर और चिप से आता है। हाउसिंग यानी उस दिमाग को रखने की जगह, जो डेटा सेंटर्स होते हैं। और पावर यानी उसे चलाने के लिए बिना रुके मिलने वाली बिजली। बिल्कुल। तो इस AI फैक्ट्री के दिमाग कौन बना रहा है? यहाँ लिस्ट में पहला नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब ये फिलहाल भारत की सबसे बड़ी AI हार्डवेयर कंपनी है। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और AI सर्वर बनाते हैं। और इन्हें सरकार की 2 बड़ी पहलों से सीधा फायदा मिल रहा है। पहली है सॉवरेन AI। सॉवरेन AI? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार चाहती है कि भारत का अपना AI इकोसिस्टम हो, जो विदेशी कंपनियों पर निर्भर न हो। हमारा डेटा हमारे देश में ही रहे, हमारे अपने सर्वरों पर। अच्छा। और दूसरी है IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना, जिसके तहत सरकार भारत में बने सर्वर और कंप्यूटर पर कंपनियों को इंसेंटिव देती है। तो नेटवेब इन दोनों योजनाओं के बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, जैसे जैसे भारतीय कंपनियां Amazon या Google से क्लाउड सर्विस लेने के बजाय अपने खुद के प्राइवेट AI सर्वर लगाएंगी, नेटवेब का बिजनेस बढ़ेगा। अब दिमाग तो बन गया, लेकिन उसे रखने के लिए एक सुरक्षित घर भी चाहिए, डेटा सेंटर। हाँ, यहीं पर आती है फैसिलिटी बिल्डर, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। इनका काम दोहरा है, ये डेटा सेंटर भी बनाते हैं और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है, टेक्नो इलेक्ट्रिक के पास अपनी पवन ऊर्जा की संपत्ति भी है। अच्छा, तो मतलब वो ग्रीन डेटा सेंटर बना सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हो। ये तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। बहुत बड़ी। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ESG यानी पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्हें ऐसे ही डेटा सेंटर चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। तो ये टेक्नो इलेक्ट्रिक को दूसरों से एक बड़ी बढ़त देता है। बिल्कुल। और सुनने में आया है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के बावजूद नेट कैश पॉजिटिव है। ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो इंफ्रा कंपनियां कर्ज में डूबी रहती हैं। हाँ, ये बहुत रेयर है। कर्ज से ज्यादा कैश होना इन्हें बहुत मजबूती देता है। ये अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है और तेजी से विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग हो गया,
घर हो गया। अब बात करते हैं पावर की, यानी बिजली की। एआई डेटा सेंटर किसी छोटे शहर जितनी बिजली खा जाते हैं ना? हाँ, और उन्हें 24 घंटे बिना 1 सेकंड की रुकावट के बिजली चाहिए। तो यहाँ कौन सी कंपनी काम आती है? यहाँ आती है श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका काम ग्लैमरस नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है। अच्छा, क्या करते हैं ये? वे वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इस भारी बिजली के लोड को संभालती है, जैसे स्पेशल ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और ग्रिड ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब ये पक्का करते हैं कि बिजली ठीक से पहुंचे। बिल्कुल स्थिर और सुरक्षित पहुंचे। एक छोटा सा वोल्टेज का उतार चढ़ाव भी करोड़ों के सर्वर को खराब कर सकता है। जैसे जैसे 2026 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है, श्नाइडर के उपकरणों की मांग भी बढ़ेगी। और आखिर में एक ऐसी चीज जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, कूलिंग। हाँ, गर्मी। मैं तो सोच रहा था कि मेरा गेमिंग पीसी ही गर्म होता है। यहाँ तो हजारों सर्वर एक साथ चल रहे हैं। इनकी कूलिंग का बिल कितना आता होगा? आपका अंदाजा सही है। डेटा सेंटर का लगभग 40% बिजली का बिल सिर्फ कूलिंग पर खर्च होता है। 40%? हाँ, और यहाँ हमारे घरों में लगा एसी काम नहीं करता। तो क्या काम करता है? इन्हें इंडस्ट्रियल चिलर और प्रिसिजन कूलिंग की जरूरत होती है, जो तापमान और नमी को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल करते हैं। और यहाँ हमारी लिस्ट में ब्लू स्टार और वोल्टास का नाम है। बिल्कुल। दोनों ही कंपनियां अपने कमर्शियल रेफ्रिजरेशन डिवीजनों को एआई बूम की इस जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ा रही हैं। ये एआई इंफ्रा कहानी का एक और मजबूत स्तंभ है। शानदार। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमारी वॉच लिस्ट पर 2 तरह की कंपनियां हैं। पहली, पुरानी स्थापित कंपनियां जो मजबूत फंडामेंटल्स के साथ भविष्य के लिए खुद को बदल रही हैं। इसमें है BEL, जो डिफेंस से टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही है। कैस्ट्रोल इंडिया, जो इंजन ऑयल से एआई कूलिंग की तरफ जा रही है। और CDSL, जो भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ की कहानी का प्रॉक्सी है। बिल्कुल। और दूसरी कैटेगरी है नई पीढ़ी की कंपनियों की, जो भारत में एआई का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रही हैं। हाँ, इसमें है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जो एआई के लिए दिमाग यानी सर्वर बना रही है। टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो घर यानी ग्रीन डेटा सेंटर बना रही है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो पावर यानी बिजली की स्थिरता सुनिश्चित कर रही हैं। और ब्लू स्टार वोल्टास, जो इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने का काम कर रही हैं। ये सभी मिलकर 2026 के बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। आज की इस गहरी और जानकारी से भरपूर चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मजा आ गया। शुक्रिया। आज हमने उन कंपनियों पर बात की जो एआई के लिए भौतिक दुनिया का निर्माण कर रही हैं, सर्वर, बिजली, कूलिंग। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, जरूर। जैसे जैसे ये भौतिक बुनियादी ढांचा यानी एआई इंफ्रा एक आम चीज बन जाएगा, जब सर्वर और डेटा सेंटर बनाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज एक कार बनाना है, तब असली वैल्यू कहाँ से आएगी? क्या वो उन खास सॉफ्टवेयर में होगी जो इस हार्डवेयर पर चलेंगे, या उन यूनिक डेटा सेट्स में जिनसे एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाएगा? या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।